नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है तेजस आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम पिछले कुछ दिनों से जब से सीजीपीएससी 2020 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तब से हमने आपके लिए एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से हम कुछ गिने चुने टॉपिक्स जिनमें से आपके क्वेश्चंस के आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है और उनको करके आप जो सक्सेस है वो अचीव कर सकते हैं सीजीपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में। तो ऐसी सीरीज़ हमने लॉन्च की हुई है अपने इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आई होप आज से पहले जितने भी लेक्चर्स अलग अलग टॉपिक्स पर, चाहे वो सीजी स्पेशल हो या इंडिया से रिलेटेड टॉपिक्स हों या हमारा जो नेशनल करंट अफेयर का सीरीज़ हो, और एक अभी सीसैट का भी हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा सीरीज शुरू किया गया है, उसके भी लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं। तो आई होप आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे लेक्चर्स को पसंद कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में सीजी स्पेशल के जो हमने 30 टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, उन टॉपिक्स को कवर करने के ही सीरीज़ में जो आज मैं टॉपिक आपके सामने लेकर के आया हूँ, वो टॉपिक है आपका छत्तीसगढ़ के वन। छत्तीसगढ़ में जो वन संपदा है उसके बारे में। वन संपदा है तो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है कि वन जीव भी होंगे वहाँ पर, और वन्य जीव के साथ साथ हम देखेंगे कि वन्य जीवों के संरक्षण हेतु जो शासन द्वारा योजनाएं चलाई जाती है, उसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के जो अभ्यारण्य हैं और छत्तीसगढ़ के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो वन संपदा के दृष्टिकोण से एक समृद्धशाली राज्य है। यहाँ पर की जो भूगर्भिक संरचना है और प्राकृतिक विभाजन, इसके अतिरिक्त आपका जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं वो इतने उपयुक्त किस्म की हैं, और यहाँ की जो जलवायु है वो इतनी अच्छी है कि यहाँ पर जो भूमि से उगने वाली जो संपदा है, यानी वन संपदा है, या जो फसलें हैं या जो हरितिमा है, वो अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, जो कि इस राज्य को एक वन बाहुल्य राज्य या वन समृद्ध राज्य बनाती है। ठीक है, तो वन जो है दोस्तों, वनों से हम आदिकाल से परिचित रहे हैं। वन जो है मनुष्य की एक महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। वनों से मनुष्य को कई प्रकार के खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। वनों से मनुष्य को जलाने के लिए लकड़ियाँ प्राप्त होती है। वनों से प्राप्त लकड़ियों से मनुष्य अपना रहने का जो स्थान है, मकान है, वो इत्यादि बनाता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी अन्य आवश्यकताएं भी वनों से मनुष्य की पूर्ति होती रही हैं। छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बहुल्य राज्य भी है, और आदिवासियों की जो अधिकतम जनजातियां हैं या अधिकतम जो समूह हैं, वो इन्हीं वन बाहुल्य प्रदेशों में या वन बाहुल्य क्षेत्रों में ही निवास करते हैं। वे वन देवी को पूजते हैं, वनों को अपना एक जीवन का एक अभिन्न अंग मानते हैं, और इसलिए यहाँ की जो जनजातियाँ हैं उनके जीवन में या उनके जीवन शैली में वनों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। तो आज हम जो जानेंगे, आज वनों के बारे में जो हम चर्चा करेंगे, तो उसमें हम ये देखेंगे कि हमें जो लोक सेवा आयोग की परीक्षा है उसमें वनों से संबंधित किन किन तथ्यों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, या किन किन तथ्यों से संबंधित जो आपके सवाल हैं वो लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि वन्य जीव किस किस प्रकार के, किन किन प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। यदि वन्य जीव पाए जाते हैं तो उनके संरक्षण हेतु या उनकी जो विलुप्त प्राय प्रजाति है उनके संरक्षण हेतु किस प्रकार से आपके वन्य अभ्यारण्यों की स्थापना की गई है और किस प्रकार से आपके राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए गए हैं, उन सब के बारे में विवरण हम आज जानने जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको बहुत ही सहयोगी होगा आपके प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के दृष्टिकोण से। इसके अतिरिक्त आपका मेंस का जो प्रिपरेशन है उसके लिए भी ये लेक्चर जो है बहुत ही सहयोगी सिद्ध होगा। तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, छत्तीसगढ़ के वन, वन्य जीव एवं अभ्यारण्य। ठीक है, सबसे पहले आपके सामने कुछ फैक्ट्स हैं कि छत्तीसगढ़ जो है उसके जो वन है, वन से संबंधित जो फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो देख सकते हैं कि आपके सामने क्या क्या फैक्ट रखा हुआ है। सबसे पहले आप देख सकते हैं, ये मैं आपके लिए जूम कर दे रहा हूं, ये आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ प्राकृतिक वन संपदा के लिए अनादिकाल से प्रसिद्ध रहा है। जैसा कि हम इतिहास में पढ़ेंगे या प्राचीन कालीन जो इतिहास हम पढ़ेंगे तो उसमें भी हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ को प्राचीन काल में भी दंडकारण्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। दंडकारण्य यदि शब्द के बारे में हम चर्चा करें, बात करें, तो दंडकारण्य का अर्थ होता है दंडक अरण्य। दंडक अर्थात बांस या फिर बांस सदृश जो वृक्ष होते हैं, सीधे खड़े वृक्ष होते हैं, उन्हें हम कहते हैं दंड या दंडक।
और अरण्य का अर्थ होता है जंगल, यानी वृक्षों का समूह। तो दंडकारण्य का जो सीधा सीधा अर्थ निकला वो बांस के वृक्षों का समूह या बांस सदृश जो वृक्ष होते हैं उनके वृक्षों का समूह, या ऐसा क्षेत्र जहां पर इस समूह की अधिकता पाई जाती है, तो वो क्षेत्र कहलाता था दंडकारण्य क्षेत्र। तो छत्तीसगढ़ का जो है वो वनों से जो जुड़ाव है वो वर्तमान ना होकर के प्राचीन कालीन रहा है, आदिकालीन रहा है। इसीलिए हम छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक वन संपदा को क्या बोलते हैं, अनादिकाल से प्रसिद्ध कहते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसके विविध अंचलों को रामायण, महाभारत, पुराण, काव्य या अभिलेखों में दंडकारण्य देख सकते हैं आप। प्राचीन जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें क्या क्या नाम है, किसमें किसमें, रामायण में या फिर महाभारत में या फिर आपका पुराण जो है ये देख सकते हैं, रामायण, महाभारत, पुराण या फिर काव्य जो हैं, इन सभी अभिलेखों में किन किन नामों से जो है छत्तीसगढ़ को बुलाया गया है, छत्तीसगढ़ की वन संपदा के कारण से उनके क्या क्या नाम दिए गए हैं। पहला है आपका दंडकारण्य, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की। इसके बाद है आपका नागवन, इसके बारे में हमने जाना है। इसके अतिरिक्त इसको कहते थे झाड़ेश वन। इसके अतिरिक्त यहाँ पर हम कहते थे इसको महाटवी या फिर हम कहते थे इसको महाकांतार। ये जो नाम है ये नाम है आपके विभिन्न पुराणों में या विभिन्न जो प्राचीन ग्रंथ हैं हमारे, रामायण हो गए, पुराण हो गए, महाभारत हो गए, इन पुराणों में या इन जो अभिलेखों में इन नामों से दंडकारण्य, नागवन, झाड़ेश्वन, महाटवी या फिर महाकांतार इत्यादि नामों से छत्तीसगढ़ का उल्लेख किया गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का कितना, अब वर्तमान में हम आ जाते हैं कि छत्तीसगढ़ का कितना, लगभग 59,772 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का 59,772 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है, उतना जो क्षेत्र है वो वनों से आच्छादित है। यानी छत्तीसगढ़ की जो कुल क्षेत्रफल की हम बात करें, उस क्षेत्रफल का इतना जो हिस्सा है 59,772 वर्ग किलोमीटर का जो भूभाग है वो किससे आच्छादित है, वनों से आच्छादित है। जिसको यदि हम प्रतिशत में कैलकुलेट करें, प्रतिशत में उसकी गणना करें, तो वो प्रतिशत लगभग आता है आपका 44.2%। अर्थात छत्तीसगढ़ का 44 जो कुल क्षेत्रफल है उसका 44.2% का जो हिस्सा है वो किससे आच्छादित है, वनों से आच्छादित है। इसके अतिरिक्त आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। मुख्य रूप से जो छत्तीसगढ़ में वन पाए जाते हैं वो उष्णकटिबंधीय, शुष्क और पर्णपातीय वन, और महानदी बेसिन का जो क्षेत्र है वहां पर मिश्रित वन पाए जाते हैं। वनों का जो वर्गीकरण है आगे हम पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि मुख्य रूप से जो छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले वन है वो किस प्रकार के वन है, उष्णकटिबंधीय, जैसा कि यहाँ की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, तो जो पाए जाने वाले वन भी होंगे वो किस प्रकार के होंगे, उष्णकटिबंधीय होंगे। इसके अतिरिक्त वो कैसे वन है, शुष्क वन। एक होते हैं आपके आर्द्र वन और दूसरे होते हैं आपके शुष्क वन, ठीक है। फिर इसके अतिरिक्त क्या कहा गया है यहाँ पर, पर्णपातीय वन। एक होते हैं हमारे सदाबहार वन, जैसे मध्य सागरीय क्षेत्र में आप जाएंगे तो उन क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं जिनमें पूरे वर्ष भर जो हरितिमा है वो छाई रहती है। परंतु पर्णपाती वन ऐसे होते हैं जो एक मौसम विशेष में अपने पत्तों को झड़ा देते हैं या पतझड़ का मौसम आने पर वे अपनी हरितिमा को पुनः प्राप्त करते हैं। तो ऐसे जो वन कहलाते हैं वो कहलाते हैं आपके पर्णपातीय वन। तो कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ में किस प्रकार के वन मिलते हैं हमको, उष्णकटिबंधीय, शुष्क और पर्णपातीय वन मिलते हैं। इसके अतिरिक्त जो महानदी बेसिन का क्षेत्र है, महानदी बेसिन अर्थात छत्तीसगढ़ का मध्य भाग, छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग, वहां पर जो हमारे वन पाए जाते हैं वो मिश्रित प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देश के कुल वन क्षेत्रफल का, देश का जो कुल वन क्षेत्रफल है उसमें लगभग कितना प्रतिशत योगदान छत्तीसगढ़ का है, यह है आपका 12.2%। 12.2% का योगदान छत्तीसगढ़ का है। अर्थात देश के कुल वन प्रदेशों की अगर हम गणना करें या वन क्षेत्रों की गणना करें तो उसका कुल प्रतिशत यदि 100% मान लिया जाए तो उसमें से 12.2% का जो हिस्सा है वो छत्तीसगढ़ के वनों का हिस्सा है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हुए आपके सामने। ये फैक्ट्स हमारे किससे रिलेटेड थे, छत्तीसगढ़ में जो वन संपदा है उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स थे। आगे और क्या फैक्ट्स हमारे पास हैं देख लेते हैं। जैसा कि आपके सामने दिया हुआ है, ये वन क्षेत्रफल की दृष्टि से, वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है पूरे देश में, देख सकते हैं
सबसे प्रथम स्थान पर है मध्य प्रदेश, ठीक है, द्वितीय स्थान पर है आपका अरुणाचल प्रदेश और तृतीय स्थान पर जो है वो छत्तीसगढ़ है। यानी वनों की बाहुल्यता, ठीक है, वनों का जो क्षेत्र है या वनों का जो प्रतिशत है उसके अनुसार से यदि हम जाएं तो प्रथम स्थान पर हमारा कौन सा राज्य आता है, मध्य प्रदेश आता है। द्वितीय स्थान पर आपका कौन सा आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है। और तृतीय स्थान पर जो हमारा राज्य आता है वो कौन सा आता है, छत्तीसगढ़ राज्य आता है, ठीक है। आगे आप देख सकते हैं कि यदि हम छत्तीसगढ़ में वनों के विस्तार के बारे में चर्चा करें तो किस प्रकार से किस जिले में अत्यधिक वन पाए जाते हैं, किस जिले में कम से कम वन पाए जाते हैं, उनके बारे में यदि हम चर्चा करें तो छत्तीसगढ़ में जिलेवार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है वो किस जिले में मिलता है, आपका सरगुजा जिले में मिलता है। छत्तीसगढ़ में यदि वनों के क्षेत्रफल के बारे में हम चर्चा करें तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस जिले में है, सरगुजा जिले में है, ठीक है। इसी प्रकार से सबसे कम वन का जो क्षेत्रफल है, सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, यह है आपका जांजगीर चांपा जिला, ठीक है। यानी जांजगीर चांपा जिले में क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे कम वन स्थित है, ठीक है। इसके अतिरिक्त देखिए ये क्या था, क्षेत्रफल के अनुसार से हमने वनों का विस्तार देखा था। अब हम देखते हैं वनों के घनत्व की दृष्टि से। वनों का घनत्व अर्थात वृक्षों का कितना घनत्व है, वृक्षों की सघनता कितनी है। तो वृक्षों की सघनता के अनुसार हम इसको क्या परिभाषित करते हैं, क्या शब्द इसके लिए उपयोग करते हैं, वो होता है आपका वन घनत्व। तो वन घनत्व की दृष्टि से यदि हम सर्वाधिक वन क्षेत्र कहें तो कौन सा जिला हमारे सामने है, दंतेवाड़ा जिला। ध्यान देंगे, वन घनत्व के दृष्टिकोण से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो जिला है वो है आपका दंतेवाड़ा जिला। और सबसे कम जो वन क्षेत्र है वन घनत्व की दृष्टिकोण से वो कौन सा जिला है, आपका जांजगीर चांपा जिला, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सबसे कम जो वन घनत्व है उसके दृष्टिकोण से जो हमारा जिला है वो कौन सा जिला है, जांजगीर चांपा। और सबसे अधिक वन घनत्व के दृष्टिकोण से कौन सा जिला है, हमारा दंतेवाड़ा जिला। दोनों ही जो आपके आधार हैं, क्षेत्रफल के आधार पर और वन घनत्व के आधार पर सबसे कम वाला जो जिला है वो कॉमन है, जांजगीर चांपा, ठीक है ना, ये हो गया। और ज्यादा के हिसाब से यदि आप देखेंगे क्षेत्रफल के अनुसार से और आपका वन घनत्व के अनुसार से, तो ज्यादा जो है वो कौन सा जिला है, पहले में सरगुजा जिला जब क्षेत्रफल के अनुसार से देखेंगे, और जब वन घनत्व के हिसाब से देखेंगे तो जो सबसे ज्यादा वाला जिला है वो कौन सा जिला है, दंतेवाड़ा जिला, ठीक है। तो ये फैक्ट्स याद रखेंगे आप सभी। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। आगे हमारे पास क्या फैक्ट दिया हुआ है, आगे देख लीजिए। ये छत्तीसगढ़ की जो प्रचुर वन संपदा है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। छत्तीसगढ़ की जो प्रचुर वन संपदा है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको दिया हुआ है, देश के संपूर्ण वनों में, इसके बारे में हमने पिछले भी इसमें भी चर्चा की थी अभी कुछ देर पहले। देश के संपूर्ण वनों में जो 12.2%, ठीक है, देश के संपूर्ण वनों में 12.2% जो है वो कहाँ पर स्थित हैं, छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसके अतिरिक्त राज्य के वनों का कुल क्षेत्रफल, राज्य के जो वन होते हैं या राज्य के जो वन हैं उनका कुल क्षेत्रफल कितना है, 59,772 वर्ग किलोमीटर। यानी प्रदेश के कुल क्षेत्र में कितने वन स्थित हैं, 44% वन स्थित हैं। इन फैक्ट्स के बारे में हम पहले भी जान चुके हैं, दोबारा से एक रिवीजन हो गया हमारा। अब आगे जो हमारे पास देखने लायक चीज है वो क्या है, देख सकते हैं आप, ये प्रदेश के कुल वन में किसका प्रतिशत कितना है, किसका कंट्रीब्यूशन कितना है। कुल वन क्षेत्रफल जो है उसमें से 40.56% क्षेत्र में कौन से साल वृक्ष स्थित हैं। ध्यान देंगे, प्रदेश के कुल वन क्षेत्र के 40.56% स्थान पर 40.56% हिस्से में कौन से वन स्थित हैं, कौन से वृक्ष स्थित हैं, साल वृक्ष स्थित हैं। दूसरे स्थान पर कौन सा है, सागौन आता है। सागौन हमारा कितने क्षेत्र में, 9.42% के क्षेत्र में सागौन स्थित है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे इनके अलावा जो बचा हुआ क्षेत्र है उनमें कौन कौन से वृक्ष स्थित हैं, किस प्रकार के, बांस वन के बारे में भी हम जानेंगे, और है आपका साजा, ठीक है, ये सारी इमारती लकड़ियां हैं। सरई, ये भी इमारती लकड़ी है। बीजा, हल्दू इत्यादि भी बहुतायत में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं वन औषधियां जो है
उनकी भी प्रचुरता हमारे राज्य में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जहाँ पर वन संपदा की इतनी विशालता है वहाँ पर वन औषधियों का भी पाया जाना एकदम जायज़ है। ठीक है, तो संरक्षण तथा वृहद उत्पादन की संभावना को देखते हुए प्रदेश को वन औषधि राज्य घोषित किया गया है। ठीक है, प्रदेश में वनों का जो बाहुल्य है, वनों की जो समृद्ध संपदा है, उसके कारण से यहाँ पर वन औषधियों की भी प्रचुरता है। तो वन औषधियों की प्रचुरता होने की वजह से इस राज्य को क्या दर्जा दिया गया है? वन औषधि राज्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इन फैक्ट्स को। इसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ के हम देखते हैं कि हमारे पास और कौन से फैक्ट्स हैं। हाँ, ये देखिए, प्रदेश में वनों के प्रकार, प्रदेश में वनों के कितने प्रकार हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जो वनों की बहुलता है, प्रजातियों की जो बहुलता है, अलग अलग वृक्षों के या अलग अलग प्रजातियों की जो बहुलता है, जैसे कि साल के वृक्ष हो गए, सागौन के वृक्ष हो गए, बांस के वृक्ष हो गए, बीजा, हल्दू, सरई, इस प्रकार के जो वृक्ष हो गए, तो उनकी बहुलता के आधार पर हमने जो वनों को विभाजित किया है वो कौन कौन से प्रकार के वनों में विभाजित किया है। सबसे पहले है आपका साल वन। सर्वाधिक जो पाए जाने वाले वृक्ष हैं वो किसके वृक्ष हैं? साल के वृक्ष हैं। इसलिए एक प्रकार का जो वन है जो सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है वो कौन सा वन है? आपका साल वन। दूसरे नंबर पर जो सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है वो कौन सा है? मिश्रित वन। ठीक है, तीसरे नंबर पर जो सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है वो कौन सा वन है? सागौन वन। और चौथे नंबर पर जो सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है वो कौन सा वन है? बांस वन। ध्यान दीजिएगा, पहले स्थान पर है कौन सा? साल वन। दूसरे स्थान पर है कौन सा? मिश्रित वन। तीसरे स्थान पर है कौन सा? सागौन वन। और चौथे स्थान पर है आपका बांस वन। ठीक है, इस प्रकार से चार क्रम में पूरे के पूरे वन प्रदेश को हमने विभाजित किया है। आइए अब देख लेते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र के बारे में हमारे पास क्या क्या फैक्ट्स अवेलेबल है। तो देख सकते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं किसको? हाँ, ये मैप के माध्यम से भी आपको दिखा दिया गया है कि किस प्रकार से साल वनों का क्षेत्र है, किस प्रकार से मिश्रित वनों का क्षेत्र है और किस प्रकार से सागौन वनों का क्षेत्र है। तो ध्यान से यदि आप देखें तो कौन सा क्षेत्र? छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी क्षेत्र है, ये आप देखेंगे यहाँ पर, ये जो है आपका ये वाला जो एरिया है, ये कौन सा क्षेत्र है? प्राकृतिक विभाजन यदि आपको याद है तो ये एरिया आपका आता है लगभग इतना। ये एरिया जो आता है ये पूर्वी बघेलखंड का पठार आता है। ठीक है, ये पूर्वी बघेलखंड का पठार आता है। ये आपका आ जाता है हिस्सा पाट प्रदेश का। ठीक है, ठीक, ये आपका हिस्सा आ जाता है मैदानी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का जो मैदान है। ठीक है, ये हिस्सा आपका आ जाता है। ये आपका आ जाता है दंडकारण्य का पठार ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है ये आपका मैकल श्रेणी प्रदेश कहलाता है। मैकल श्रेणी प्रदेश। ठीक है, तो ध्यान देंगे इस क्षेत्र में आपका किस प्रकार के जो आपका गोंडवाना किस्म की जो चट्टानें वो पाई जाती है। मध्य क्षेत्र में आपका कौन सा? मध्य क्षेत्र लगभग ये आपका कड़प्पा से घिरा हुआ है। दक्षिण के क्षेत्र में यदि आप आएंगे तो दक्षिण के क्षेत्र में आपको मिश्रित रूप से मिलते हैं, धारवाड़ शैल मिलते हैं कुछ इस क्रम में यहाँ पर, और यहाँ पर भी धारवाड़ शैल मिलते हैं। तो इन भूगर्भिक संरचनाओं की जो चट्टानें हैं या जो शैल है उनके हिसाब से हमारी क्या निर्धारित होती हैं? मिट्टियाँ निर्धारित होती हैं, किस प्रकार की मिट्टियाँ किस क्षेत्र में पाई जाएंगी, और उन्हीं मिट्टियों पर आधारित उस क्षेत्र की वन संपदा होती है या उस क्षेत्र की फसल होती है या फिर कृषि उपज उस पर निर्धारित होती है। ठीक है, तो देख सकते हैं ये जो आपका साल वन है, साल वन किस किस क्षेत्र में विस्तृत है? एक तो आपका पूरे उत्तरी क्षेत्र में और दूसरा आपका पूरा दंडकारण्य का क्षेत्र है, अर्थात जो छत्तीसगढ़ का दक्षिणी क्षेत्र है वहां पर साल वनों की अधिकता है। इन दोनों क्षेत्र को मिला करके साल वन का प्रतिशत आपका कितना है? 40.56% जो है वो साल वनों से ढका हुआ है छत्तीसगढ़। और बस्तर को विशेष रूप से, बस्तर में तो साल वनों की बहुतायत है, बहुत अधिकता है, इसलिए बस्तर को हम साल वनों का द्वीप भी कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देख सकते हैं मध्य क्षेत्र जो है ये महानदी बेसिन का क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का मैदान है, काफी उपजाऊ क्षेत्र है। ठीक है,
तो यहाँ पर जहाँ पर कृषि का बाहुल्य है, जो ज़्यादा विकसित क्षेत्र है, यहाँ पर जनसंख्या का जो घनत्व है वो भी सबसे ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है कि इस क्षेत्र में जो वनों का घनत्व हमको प्राप्त होगा वो अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम होगा। तो यहाँ पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? मिश्रित प्रकार के। देख सकते हैं आप किस प्रकार के वन यहाँ पर मिलेंगे, ये हमको मिश्रित प्रकार के वन मिलेंगे। और मिश्रित वनों का जो आपका प्रतिशत है वो कितना है? 43.52% जो है वन वो किस प्रकार के हैं? मिश्रित प्रकार के वन। इसके बाद आप देख सकते हैं तीसरे स्थान पर जो था हमारा वो कौन सा था? सागौन वन था। सागौन वन का प्रतिशत कितना है? 9.42% जो योगदान है वो किसका है? सागौन वन का। सागौन वन का जो विस्तार है मुख्य रूप से आप राजनांदगांव जिला, फिर कबीरधाम जिला, इसके बाद कुछ हिस्सा मुंगेली का और कुछ हिस्सा आपका जीपीएम जो है गौरेला पेंड्रा मरवाही, उस क्षेत्र का आपका विस्तार इसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये आपने मैप के माध्यम से समझा कि साल वनों का क्षेत्र कहाँ पर है और आपका मिश्रित वन के क्षेत्र कहाँ पर है और सागौन वन के क्षेत्र कहाँ पर है। ठीक है, जिलेवार भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप इससे मैच करके समझ सकते हैं कि किन किन क्षेत्रों में किस प्रकार के वन जो है वो पाए जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारे पास क्या दिया हुआ है? हाँ, साल वन के बारे में हम कुछ डिटेल जान लेते हैं। क्या है साल वनों के बारे में डिटेल? जैसा कि आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है, साल वन जो है छत्तीसगढ़ के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत? 40.56%। ठीक है, साल वन जो है वो कितना प्रतिशत? 40.56% जो है वो छत्तीसगढ़ के कुल वन क्षेत्र का है। ठीक है, फिर कितने क्षेत्रफल में? ये है आपका 24,244.878 इतने वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये जो वन है वो क्या है? विस्तृत है। ठीक है, इसके अलावा क्या बोला गया है? देश में यानी भारत में किस प्रकार के सालवन पाए जाते हैं? आर्द्र सालवन तथा शुष्क सालवन पाए जाते हैं। ठीक है, जो आपका पूरे हम भारत की बात करें तो भारत में जो साल वनों की उपस्थिति है वो दो प्रकार के साल वन पाए जाते हैं। पहला है आपका आर्द्र साल वन, दूसरा है आपका कौन सा? शुष्क साल वन। और समूचा जो प्राचीन बस्तर है वो किससे संबंधित है? वहां पर किस प्रकार के साल वन पाए जाते हैं? आर्द्र साल वन क्षेत्र है। ठीक है, बस्तर का जो है प्राचीन बस्तर जो है आपका क्षेत्र वो किस प्रकार का साल वन का क्षेत्र है? आर्द्र साल वन का क्षेत्र है। ठीक है, फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि बस्तर को हम किस नाम से जानते हैं? क्या संज्ञा देते हैं? हम साल वनों के द्वीप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये साल वनों के बारे में कुछ फैक्ट्स हो गए। आगे हम देख लेते हैं हमारे पास कौन से वन हैं। आगे हमारे पास दिया हुआ है मिश्रित वनों के बारे में। ठीक है, मिश्रित वनों के बारे में क्या दिया हुआ है देख सकते हैं आप यहाँ पर। मिश्रित वन जो है कुल वन क्षेत्रफल का, छत्तीसगढ़ का जो कुल वन क्षेत्रफल है उसमें कितने प्रतिशत का हिस्सा रखता है? 43.52% का जो हिस्सा है वो किनका है? ये मिश्रित वनों का है। ठीक है, कितने क्षेत्रफल में विस्तृत हैं? ये है आपके 26,018.38 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो आपका क्या है? मिश्रित वन के प्रकार है। इसके अतिरिक्त आप देख सकते हैं मिश्रित वन कहां पर विस्तृत है? समग्र छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि साल वनों के क्षेत्र में मिश्रित वन नहीं पाए जाएंगे या फिर सागौन वनों के क्षेत्र में मिश्रित वन नहीं पाए जाएंगे। मिश्रित वन सभी क्षेत्रों में विस्तृत हैं, लेकिन जिस क्षेत्र में जिस प्रकार के वृक्षों की बहुलता है या जिस प्रकार के वनों का बाहुल्य है उस हिसाब से उस क्षेत्र को परिभाषित किया जाता है। जैसे कि जिस क्षेत्र में यदि साल की बहुलता है तो उस क्षेत्र को हम साल वन का क्षेत्र बोल देते हैं। जिस क्षेत्र में सागौन की बहुलता है तो हम उसको सागौन वन का क्षेत्र बोल देते हैं। जिस क्षेत्र में मिश्रित वनों की बहुलता है उस क्षेत्र को हम मिश्रित वन कह देते हैं। लेकिन मिश्रित वन जो है वो समग्र छत्तीसगढ़ में फैले हुए हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं मिश्रित वन में क्या क्या आता है। मिश्रित वन में साल का क्षेत्र अलग होगा, साल की उपस्थिति या साल की बहुतायत होगी। सागौन का क्षेत्र अलग होगा, सागौन की उपस्थिति या बहुतायत अधिक होगी। जहां पर इनके अतिरिक्त भी कुछ वन वृक्ष पाए जाते हैं उस क्षेत्र को हम कह देते हैं मिश्रित क्षेत्र। तो क्या क्या पाए जाते हैं साल और सागौन के अतिरिक्त देख सकते हैं आप। पर्णपाती वृक्ष कौन कौन से? ये आ गया आपका तेंदू,
ठीक है। चार, बीजा, हल्दू, साजा, सलई, बबूल, इमली, महुआ, कुसुम, जामुन, हर्रा, धवड़ा, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इसमें से यदि आप ध्यान देंगे, आप वन क्षेत्र में निवास करते हैं या नहीं भी जानते हैं, तो आपके लिए जानना ये अत्यंत आवश्यक है कि तेंदू, चार और आपका बीजा है ना, बीजा को छोड़ दीजिए, ये आपका कौन सा, महुआ, इमली है ना, कुसुम, हर्रा, जामुन, ये प्रमुख वन उपज हैं। जो आपके वन क्षेत्र में निवास करने वाली जनजातियां हैं, उनके लिए एक ये प्रमुख वन उपज, ये एक उनकी आमदनी का जरिया है, उनके आमदनी का साधन है, ठीक है। ये सारे के सारे, जैसे तेंदू हो गया, चार हो गया, आपका हर्रा हो गया, जामुन हो गया, कुसुम हो गया, महुआ, इमली, इसके अतिरिक्त बहुत सारे और वनोपज हैं। इनको इकट्ठा करके ये बेच करके उससे कुछ आय प्राप्त करते हैं और इन वनोपजों की बहुत डिमांड है विभिन्न प्रकार के औषधियों में या सामान्य रूप से खाद्य पदार्थों के रूप में भी इन वन उपजों का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो बच गए यहाँ पर, बीजा हो गया आपका, या फिर साजा हो गया, सलई हो गया, या धवड़ा हो गया, ये सारे क्या है, या बबूल हो गया। इनकी जो लकड़ियां हैं, इनकी लकड़ियां हैं वो इमारती लकड़ियों के रूप में उपयोग की जाती है, यानी विभिन्न प्रकार के जो लकड़ियों से बने साजो सामान हैं उनको बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो ये जो वृक्ष पाए जाते हैं या इस प्रकार की जो संपदा है वो पाई जाती है, वो किस क्षेत्र में पाई जाती है, मिश्रित वनों के क्षेत्र में, जहां पर साल और सागौन के अतिरिक्त ये जो वृक्ष हैं ये भी पाए जाते हैं। तो ये हमने जाना किसके बारे में, मिश्रित वनों के बारे में। अब आगे देख लेते हैं आपके पास कौन सा वन है। ये है आपका बांस के वन। बांस के वनों के बारे में क्या फैक्ट्स हैं, बांस के वनों के बारे में आप देख सकते हैं कि मिश्रित वनों में ही बांस के वृक्ष भी पाए जाते हैं, ठीक है। मिश्रित वनों में ही बांस के वृक्ष भी पाए जाते हैं। जो प्रमुख क्षेत्र है जहां पर बांस के वृक्ष पाए जाते हैं वो कौन कौन सा है, रायगढ़ का घड़गोड़ा, लैलूंगा तथा खरसिया। रायगढ़ का जो घड़गोड़ा, लैलूंगा और खरसिया जो रेंज है वहां पर क्या पाया जाता है, बांस पाया जाता है विशेष रूप से। यहाँ का जो पाया जाने वाला बांस है वो कैसा होता है, मोटा यानी मजबूत बांस होगा, जो कागज के कारखानों में भेजा जाता है। आपको ध्यान देना चाहिए यहाँ पर, जो कागज का निर्माण होता है, पेपर जो फैक्ट्रीज होती हैं या पेपर के जो कारखाने होते हैं, तो पेपर बनाने के लिए, कागज बनाने के लिए बांस एक प्रमुख उत्पाद है। तो ये जो क्षेत्र है रायगढ़ का घड़गोड़ा, लैलूंगा और खरसिया क्षेत्र में जो पाया जाने वाला बांस है वो उत्तम किस्म का बांस है और इसका जो उपयोग किया जाता है वो कहाँ पर किया जाता है, कागज के कारखानों में उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त आप देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में बांस का प्रयोग घरों में होता है। इससे क्या क्या बनाया जाता है, टोकनी, चटाई इत्यादि भी बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जब छत्तीसगढ़ की जीवन शैली के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ का जो जो संस्कृति है या जो लोक कला है या लोक पर्व है या यहाँ के बारे में, जीवन शैली के बारे में आप पढ़ेंगे तो बांस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान आप छत्तीसगढ़ के लोगों के जीवन शैली में पाएंगे। जो बांस से बनने वाली चीज़ें हैं उसमें ना केवल टोकनी, ना केवल चटाई, इसके अलावा आप लोग जानते होंगे सूपा, पर्रा, झाड़ू, छीन झाड़ू इत्यादि साजो सामान और बहुत सारे साजो सामान हैं जो यहाँ के वैवाहिक प्रथाओं में भी उपयोग होते हैं, ठीक है। तो ऐसे कई सारे साजो सामान जो हैं वो आपके किससे बनाए जाते हैं, बांस से बनाए जाते हैं। तो बांस ना केवल एक प्रमुख वनोपज है, वन उत्पाद है, इसका आपके जो ग्रामीण जीवन में या जो लोक जीवन है उनमें भी इसका बहुतायत में उपयोग होता है, ठीक है। आगे आप देख सकते हो सरगुजा के जो शुष्क मिश्रित वन है वहां पर भी बांस प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो फैक्ट्स थे ये हमारे किससे संबंधित थे, बांस के वनों से संबंधित थे। इसके बाद आप देख सकते हो छत्तीसगढ़ में वन्य जीव, जो वनों के संबंध में बेसिक फैक्ट हमको जानना था, जो महत्वपूर्ण जानकारी हमें लेनी थी उनके बारे में हमने जान लिया है। अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में किन किन प्रकार के वन्य जीव हैं
और किन किन क्षेत्रों में उनका निवास है और क्या उनका महत्वपूर्ण हमें अध्ययन करना है। तो देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में वन्य जीव के अनुसार से यदि हम देखें तो छत्तीसगढ़ वन्य जीवों के दृष्टिकोण से एक संपन्न प्रदेश है। ठीक है, वन्य जीव यहाँ पर बहुतायत मात्रा में और विभिन्न जो प्रकार हैं या विभिन्नताओं में यहाँ पर पाए जाते हैं, उनकी वैरायटियाँ बहुत सारी हैं। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, छत्तीसगढ़ वन्य जीवों के दृष्टि से एक संपन्न प्रदेश है। ठीक है, फिर आपका क्या दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ के वनों, राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान और वन अभ्यारण्य जो हैं उनकी स्थापना किस लिए की जाती है? इसलिए की जाती है कि जैसे जैसे वनों का दोहन होता जा रहा है, जो आधुनिक काल में इंसानों के द्वारा या मनुष्यों के द्वारा वनों का दोहन होता जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा वनों की सफाई करके उनको रिहायशी क्षेत्रों में या फिर फसली क्षेत्रों में बदला जा रहा है। तो इस वजह से जो विभिन्न प्रकार के वन्य जीव हैं उनके लिए अपने सर्वाइवल यानी कि अपना अस्तित्व बचाए रखने का संकट जो है वो उत्पन्न हो गया है। इसलिए शासन के द्वारा या सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, कुछ वन क्षेत्रों को या कुछ विशेष स्थानों को किस में बदल दिया जाता है, आपके राष्ट्रीय उद्यानों में या फिर अभ्यारण्यों में बदल दिया जाता है, ताकि वहाँ के जो क्षेत्र में वहाँ के जो अनुकूलता या अनुकूलन के अनुसार से वहाँ के वन्य जीव वहाँ पर विचरण कर सकें और अपना जीवन यापन कर सकें और वहाँ पर किसी भी प्रकार से बाहरी हस्तक्षेप ना हो, इंसानों का हस्तक्षेप कम से कम हो, ताकि वे जो वन्य जीव हैं वो क्या किए जा सकें, संरक्षित किए जा सकें, उनकी प्रजातियों को बचाया जा सके। ठीक है, तो इसलिए राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों की स्थापना की जाती है। तो छत्तीसगढ़ के जो वन क्षेत्र हैं उन्हीं में ही सम्मिलित हैं आपके राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों में पाए जाने वाले वन्य जीवों में काफी विविधता है। विविधता अर्थात अलग अलग प्रकार के अलग अलग किस्म के वन्य जीव यहाँ पर देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, किन किन प्रकार के वन्य जीव मिल सकते हैं, देख सकते हैं आप। ये है आपका कौन कौन से प्रकार के वन्य जीव हैं। देखिए कौन कौन से प्रकार के वन्य जीव हैं। यहाँ पर तेंदुआ, भालू, गौर। ठीक है, वन भैंसा जो हमारा राजकीय पशु है, सोन कुत्ता, चीतल, सांबर, लोमड़ी, लकड़बग्घा, शाही, कोटरी, नीलगाय, उड़न गिलहरी, मगरमच्छ, भेड़िया इत्यादि जो वन्य जीव हैं वो प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, बस्तर जो है वो अनादिकाल से यानी प्राचीन काल से किनके लिए, वन भैंसों के लिए प्रसिद्ध है। वन भैंसों के बारे में हमने चर्चा की थी जब हम छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक पढ़ रहे थे, तो हमने जाना था कि हमारा जो राजकीय पशु है वो कौन सा पशु है, वन भैंसा है। ठीक है, जिसका वैज्ञानिक नाम हमने क्या जाना था, बुआलस बुआलिस। ठीक है, और इसको जो होने वाली जो एक प्रमुख बीमारी है रेंडर पेस्ट, उसके बारे में भी हमने जाना था। तो ये जो वन भैंसा है वो बस्तर से अनादिकाल से जुड़ा हुआ है, यानी प्राचीन समय से बस्तर में वन भैंसे जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक, आगे आप देख सकते हो कि आगे हमारे पास क्या फैक्ट्स हैं। ये आपका वन्य जीव से आगे जो हमारे पास फैक्ट हैं वो आप देख सकते हैं कि उदंती के वन भैंसों को आनुवांशिक दृष्टि से शुद्ध नस्ल का माना जाता है। ठीक है, वन भैंसे जो हैं वो उदंती अभ्यारण्य है हमारा। उदंती का जो अभ्यारण्य है वो हमारा कहाँ पर स्थित है ये हम देखेंगे आगे आने वाले डिस्क्रिप्शन में, आगे जो आपका डिटेल पढ़ेंगे उसमें। तो उदंती के जो वन भैंसे हैं, ये जो वन भैंसे हैं वो किस दृष्टिकोण से, आनुवांशिक दृष्टिकोण से शुद्ध नस्ल के माने जाते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त आज दोनों की प्रजातियां लुप्ता अवस्था में हैं। दोनों की मतलब बस्तर में पाया जाने वाला जो वन भैंसा है और उदंती का जो आनुवांशिक नस्ल के दृष्टिकोण से जो उत्तम किस्म का वन भैंसा है, ये दोनों की जो प्रजातियां हैं वो किस में है, लुप्ता अवस्था में है।
ठीक है। आगे आप देख सकते हैं सरगुजा के काले हिरण, ठीक है। काला हिरण का शिकार एक बहुत ही चर्चित और विवादित विषय रहा है, तो उस विवाद पे हम नहीं जाएंगे। हम केवल ये जान लेते हैं कि सरगुजा के काले हिरण, इसके अतिरिक्त जगदलपुर और रायगढ़ के कृष्ण मृग काले हिरण को ही कहा जाता है, बिलासपुर की नीलगाय, सोन कुत्ते तथा सोन चिड़िया ये विलुप्त प्राय प्रजाति हो गई हैं, यानी विलुप्त होने के कगार में है। कौन कौन सा? काला हिरण सरगुजा क्षेत्र में जो मिलता है, जगदलपुर और रायगढ़ में मिलने वाला भी जो काला हिरण है, बिलासपुर की आपकी नीलगाय जो और सोन कुत्ते जो हैं, और सोन चिड़िया, ये आपके छत्तीसगढ़ की विलुप्त प्राय प्रजातियां हैं, यानी विलुप्त होने के कगार पर ये जीव अभी हैं, ठीक है। लुप्त प्राय वन्य जीवों यानी कि लगभग जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, उनके संरक्षण के लिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, उनके संरक्षण के लिए अनेक प्रबंध किए गए हैं, ठीक है। इस दृष्टिकोण से राष्ट्रीय उद्यान और क्या बनाए गए हैं? अभयारण्यों का निर्माण या स्थापना की गई है, ठीक है। लुप्त प्राय प्रजातियां ऐसी प्रजातियां होती हैं जिनकी संख्या बहुत ही कम बची हुई है या इक्के दुक्के रूप में वो बचे हुए हैं, ठीक है। तो उनकी प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए ही राष्ट्रीय उद्यानों का और अभयारण्यों का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में भी ऐसे बहुत से राष्ट्रीय उद्यान हैं और बहुत सारे अभयारण्य हैं। तो आगे हम जानेंगे कि छत्तीसगढ़ में किन किन प्रकार के अभयारण्य हैं और किन किन प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान हैं, ये देख सकते हैं, ठीक है। सारे जो अभयारण्य हैं उनका डिटेल मैंने आपके सामने रख दिया है। तो वन बाय वन हम देख लेंगे कि कौन सा अभयारण्य कहाँ स्थित है और कितने क्षेत्रफल में वो स्थित है, किस जिले में स्थित है, क्या उसका स्थापना वर्ष है और सर्वाधिक जो पाए जाने वाले जीव हैं वो कौन कौन से जीव हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर, इसको मैं आपके लिए इस प्रकार से और जूम कर देता हूँ। ये आपका देख सकते हैं ये। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो पाए जाने वाले अभयारण्य हैं, ठीक है भाई। तो अभयारण्य जो हैं हमारे पास, उन अभयारण्यों की कुल संख्या कितनी है? छत्तीसगढ़ में जो पाए जाने वाले अभयारण्य हैं उनकी कुल संख्या है आपकी 11, यानी छत्तीसगढ़ में कितने अभयारण्य स्थित हैं? 11 अभयारण्य स्थित हैं। उसमें सबसे पहले जो बनने वाला है वो कौन सा अभयारण्य है? सबसे पहले क्रम पे आता है हमारा सीता नदी अभयारण्य। सीता नदी अभयारण्य किस सन में स्थापित हुआ है? 1974 में स्थापित हुआ है। कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है? 559 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में विस्तृत है। धमतरी जो जिला है उसमें इसकी स्थिति है। सीता नदी जो वन्य अभयारण्य है वो किस जिले में स्थित है? आपका धमतरी जिले में स्थित है। सर्वाधिक जो पाया जाने वाला जीव है सीता नदी अभयारण्य में वो कौन सा है? आपका तेंदुआ। दूसरे स्थान पर हम आते हैं, दूसरे स्थान पर आपका कौन सा है? ये है स्थान, इसका कोई क्रम नहीं है, बस हम जानने के दृष्टिकोण से इसको दूसरे क्रम पे रख रहे हैं। अचानक मार्ग। अचानक मार्ग की स्थापना कब हुई है? सन 1975 में हुई है। कितने वर्ग क्षेत्रफल में, कितने वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में? 553 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में ये विस्तृत है। किस जिले में आता है ये मुंगेली जिले में आता है। और सर्वाधिक पाया जाने वाला जो जीव है वो कौन सा जीव है? बाघ। यानी अचानक मार्ग का जो आपका अभयारण्य है वहां पर सर्वाधिक पाया जाने वाला जो जीव है वो कौन सा जीव है? बाघ। इसके बाद आप देखिए बादलखोल। बादलखोल जो है वो हमारा 1975 में स्थापित हुआ है और इसका क्षेत्रफल कितना है? 105 वर्ग किलोमीटर। किस जिले में स्थापित हुआ है ये? जशपुर जिले में स्थापित हुआ है सन 1975 में। और सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जो जीव हैं वो बाघ और तेंदुआ। इसके बाद हम आ जाते हैं गोमर्दा अभयारण्य पे। गोमर्दा अभयारण्य जो है वो भी आपका 1975 में स्थापित हुआ है। कितने वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है? 278 वर्ग किलोमीटर। कौन से जिले में स्थित है? रायगढ़ जिला। कौन सा जीव? सोन कुत्ता, जिसको कि हम विलुप्त प्राय की कैटेगरी में रख चुके हैं, विलुप्त प्राय श्रेणी में रख चुके हैं, वो जो जीव है यहाँ पर बहुतायत में पाया जाता है, ठीक है।
फिर बारनवापारा, बारनवापारा, आप लोग जिस जिस जिलों के हैं अपने अपने जिले के जो अभ्यारण्य हैं कम से कम उनको आइडेंटिफाई करिए, उनके बारे में जानिए, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1976 में हुई। कितना इसका क्षेत्रफल है? 245 वर्ग किलोमीटर। कौन से जिले में स्थित है ये? महासमुंद जिले में स्थित है। किसकी बहुलता है यहाँ पर, किस जीव की? ये है आपका सर्प, यानी सांपों की बहुलता यहाँ पर अधिक है। इसके बाद आप आ जाइए सेमरसोत वन अभ्यारण्य में। सेमरसोत वन अभ्यारण्य आपका जो स्थापित हुआ है वो 1978 में स्थापित हुआ है। कितने वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल? 430 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल। कौन सा जिला? बलरामपुर जिला। और कौन सा जो जीव है वो नीलगाय, नीलगाय जीव जो है यहाँ पर सर्वाधिक पाया जाता है। इसके बाद आप आ जाइए तमोर पिंगला। तमोर पिंगला वन अभ्यारण्य, स्थापना हुई इसकी 1978 में। 608 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में स्थित है। कौन से जिले में? सूरजपुर जिले में स्थित है। नीलगाय यहाँ पर भी सर्वाधिक रूप से पाई जाती है। फिर भैरमगढ़ वन अभ्यारण्य। भैरमगढ़ वन अभ्यारण्य स्थापित हुआ 1983 में। 139 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। बीजापुर जिले में स्थित है। शेर और तेंदुआ प्रमुख रूप से इस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। भोरमदेव वन अभ्यारण्य जो आपका नवीनतम वन अभ्यारण्य है, कब स्थापित हुआ? सन 2001 में स्थापित हुआ। 163 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। कबीर धाम जिले में विस्तृत है। और आपका किस प्रकार के, यहाँ पर किसी जीव की बहुलता नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे उदयंती वन अभ्यारण्य 1983 में, क्या है? 1983 में आपका स्थापित हुआ। 230 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में विस्तृत है। गरियाबंद जिले में विस्तृत है। और वन भैंसा यहाँ विशेष रूप से पाया जाने वाला जीव है। इसके बाद आप देख सकते हैं पामेड़ अभ्यारण्य। पामेड़ जो अभ्यारण्य है वो 1983 में स्थापित हुआ। 262 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में स्थित है और बीजापुर जिले में स्थित है। और यहाँ पर विशेष प्रकार के जीव की बहुलता नहीं। तो ध्यान दे सकते हैं यहाँ पर सबसे जो क्षेत्रफल के अनुसार से हम स्थापना के दृष्टिकोण से देखें तो स्थापना के दृष्टिकोण से आपका सबसे पुराना जो है वो कौन सा है? सीता नदी, ठीक है। और नवीनतम जो है वो है आपका भोरमदेव, ठीक है। सबसे पुराना जो आपका वन अभ्यारण्य है वो है आपका सीता नदी वन अभ्यारण्य जो कि धमतरी जिले में स्थित है। और नवीनतम जो वन अभ्यारण्य है वो कौन सा है? भोरमदेव वन अभ्यारण्य है। वो कहाँ पर स्थित है? आपका कबीरधाम जिले में स्थित है। इसके बाद आप देख सकते हैं क्षेत्रफल के अनुसार से हम जाएं तो सबसे छोटा जो हमारा वन अभ्यारण्य है वो कौन सा है? बादलखोल वन अभ्यारण्य। और किस जिले में स्थित है? जशपुर जिले में स्थित है, ठीक है। इसी प्रकार से क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे बड़ा अभ्यारण्य हम देखें तो ये हमारा 608 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में कौन सा? तमोर पिंगला। तमोर पिंगला जो वन अभ्यारण्य है वो 608 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। किस जिले में स्थित है ये? सूरजपुर जिले में स्थित है, ठीक है। तो ये कुछ विशेषताएं थी आपके वन अभ्यारण्यों के बारे में। आपका स्थापना के अनुसार से बड़े से छोटे यानी कि कम क्षेत्रफल वाला और ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिलों के अनुसार से यहाँ पर विवरण दिया गया है। और किस प्रकार के जीव विशेष रूप से पाए जाते हैं उनका भी विवरण यहाँ पर दिया गया है। तो ये हो गया हमारा वनों के बारे में हमने जाना, वन संपदा के बारे में हमने जाना, वन अभ्यारण्यों के बारे में हमने जान लिया। अब हम जानेंगे कि राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में हमारे पास क्या क्या डिटेल है। तो देख सकते हैं राष्ट्रीय जो उद्यान है वो कौन कौन से हैं। ये है आपका छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान। तो छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं आप। कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है भाई? राष्ट्रीय उद्यानों के क्षेत्र में आप देख सकते हैं ये सबसे पहला जो है आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। स्थापना वर्ष क्या है इसका? 1978। किस जिले में स्थित है ये? बीजापुर जिले में स्थित है। कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है? 1258 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में ये स्थित है।
कौन कौन से जीव यहाँ पर पाए जाते हैं? वन भैंसा, बाघ, बारहसिंगा, चीतल, नीलगाय, बंदर, जंगली सुअर और मोर। इतने प्रकार के जो जीव हैं वो कहाँ पर? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। सबसे जो पुराना आपका राष्ट्रीय उद्यान है वो भी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ही है। ठीक है। दूसरे स्थान पर आप देख सकते हैं गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई है? 1981 में हुई है। किस जिले में स्थित है ये? कोरिया जिले में स्थित है। और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल यानी कि 1441 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में ये विस्तृत है। किन किन प्रकार के जीव पाए जाते हैं? बाघ, नीलगाय, तेंदुआ, गौर, लंगूर, बंदर, सांबर, चीतल, पहाड़ी मैना। पहाड़ी मैना जो हमारी राजकीय पक्षी भी है तो वो आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। इसके बाद आप देख सकते हो तीसरे स्थान पर है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? सन 1982 में हुई। किस जिले में स्थित है ये? बस्तर जिले में स्थित है। कितने क्षेत्रफल में? 200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में। अर्थात कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। और सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है क्षेत्रफल के अनुसार से वो कौन सा है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पुराना जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। और जो नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है वो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन से जीव यहाँ पाए जाते हैं? पहाड़ी मैना राजकीय पक्षी, वन भैंसा राजकीय पशु, उड़न गिलहरी, रिशस बंदर, चीतल, तेंदुआ और सांबर। इतने प्रकार के जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये हमारी जानकारी हुई किसके बारे में? राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। तो आज हमने जाना कि छत्तीसगढ़ की वन संपदा और वन्य जीव, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य अभ्यारण्य के बारे में क्या क्या फैक्ट्स हमें पढ़ने हैं, जो हमारे CGPSC प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी यदि आप फेस कर रहे हैं इस लेक्चर के संबंध में तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। और आप लोग हमारे चैनल को बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भी ये रिस्पांस हमारे लिए बना रहेगा। हमारे वीडियोस को पसंद करते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि जैसे ही हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा कि किस टॉपिक पर हमारे संस्था के द्वारा, इंस्टीट्यूशन के द्वारा वीडियो अपलोड किया गया है। इसके अतिरिक्त मैं पहले भी कह चुका हूं कि यदि आपको रिटन फॉर्म में नोट्स चाहिए, PDF फॉर्म में आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमारी जो संस्था है उसका ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर में जा कर के आपको टाइप करना है तेजस IAS एकेडमी और जो ऐप आप इंस्टॉल करेंगे वहां जा कर के आप अपनी जो ज़रूरत के अनुसार से जो भी कोर्स आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो कोर्स आप सेलेक्ट करिए, उसे सब्सक्राइब करिए और वहाँ के स्टडी मटेरियल को आप डाउनलोड करके उससे पढ़ाई कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी मेरे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, सारे लेक्चर्स को आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, उससे सीख रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि CGPSC के जो प्रीलिम्स के जो एग्ज़ाम हैं उनको क्लियर करने के लिए, उनमें सक्सेस या सफलता हासिल करने के लिए हमारा जो ये एक छोटा सा प्रयास है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की सभा का समापन करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।